तो बिल्कुल इसमें नहीं फंसना। नए भारत के नए स्वावलंबी व्यक्ति बनो। हमने अपनी कमजोरी की कहानी दुनिया भर में। और जब वो मर गए तो उनके शरीर के 50 टुकड़े किए गए। सभी लोगों को नमस्कार। पीछे जो बैठे हैं अगर चाहें तो मैं खड़ा हो सकता हूं ताकि मैं भी आपको देख सकूं। मैं आपको भी देख रहा हूं। थैंक यू। ये देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास छोटे शहर का, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, ऐसे परिवार से आया हूँ। एक टीचर का बेटा हूँ, तो मैं ज़्यादा ये सफलता, सक्सेस, ये सब मुझे समझ में भी नहीं आता है। मैं वही हूँ जो आप पहले था, देवेंद्र जानते हैं, और मैं वही रहने वाला हूँ। तो ऐसा मुझे उसमें मत बांधो आप लोग। लेकिन ये सक्सेस किसकी है, मैं बताता हूँ। ये सक्सेस किसकी है। आज मैं फ्लाइट में जब चल रहा था, तो जब हम लोग आ रहे थे, तो जो सिक्योरिटी वाला बाहर जो चेक करता, उसके चेहरे पे वो खुशी थी जो किसी माँ के चेहरे पे एक बच्चा पैदा होने की। तो सबसे पहले तो ये जो सफलता है, ये मेरी नहीं है। मैं इसको कैटेगोरिकली ऑन द रिकॉर्ड्स आज पहली बार डालना चाहता हूँ। और अगर आप थोड़ा भी मेरा सम्मान करते हैं, तो आज के बाद प्लीज़ इस सफलता को मुझसे ना जोड़ें। मैं सिर्फ एक माध्यम था। ये ऐसी चीज़ें सरस्वती के आशीर्वाद से होती हैं। इसके पीछे बहुत डिवाइन फोर्सेस होती हैं। आप माने चाहे ना माने, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा है। एक आइडिया का टाइम आ गया था, उसको होना ही था। चूंकि मैं शिव और सरस्वती का उपासक हूं, इसलिए मुझे कश्मीर का विषय मिल गया। पर यह सक्सेस है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, यह सक्सेस है टीकालाल टपलू जी की, यह सक्सेस है जस्टिस नीलकंठ गंजू जी की, ये सक्सेस है उन एयरफोर्स ऑफिसर्स की जिन्हें अपनी जान यासीन मलिक की गोलियों से दी। ये सक्सेस है गिरजा टिक्कू जी की, उनके बच्चों की। वो हर व्यक्ति, कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, उसमें बहुत वर्ष लगते हैं, युग लग जाते हैं। मैं जब शूट कर रहा था कश्मीर में, देवेंद्र, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, मैं चारों तरफ जब देखता था, वो एक बंजर जमीन, यानी जमीन तो बहुत खूबसूरत है, पर एक बंजर जो जहाँ पे ना तो आज कोई संगीत है ना म्यूजिक है। तो मैं सोचता था एक वक्त में कैसे आए होंगे वहाँ पे मुखर्जी साहब, कैसे उन्होंने ऐलान किया होगा कि इसको बदलना है और इसको एक बनाना है, भारत का अखंड पार्ट, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। टीकालाल टपलू जी इकलौते, मेरे ख्याल से एक या दो वहाँ पे उस वक्त हमारी विचारधारा के लोग बीजेपी के थे, अकेले। मुझे लोगों ने बताया वो अकेले पैदल दिन भर घूमते ही रहते थे लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए। उनको क्यों मारा गया? वो पहले एक लीडर थे जिनको मारा गया। आपने इसमें भी देखा, वो कहता है कि किसको मारा, संतोष में टिक्कू, वो जो बिट्टा बोलता है ना, किसको मारा, सतीश, मैं माफ करिए, सतीश कुमार टिक्कू। और वो इंटरव्यू में कहता है क्यों मारा, कहता हिंदू था, कहता हिंदू होना क्या कोई गुनाह है, कहता नहीं आरएसएस का था, कहता आरएसएस का होना गुनाह है, कहता हाँ, हिंदू होना भी गुनाह है, आरएसएस का होना भी गुनाह है, कांग्रेस का होना गुनाह नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होना गुनाह नहीं है, अर्बन नक्सल होना गुनाह नहीं है। दुर्गा को मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में अपनी आंखों से देखा है लिखा हुआ, क्या लिखा था दुर्गा, माँ दुर्गा के बारे में बता भी नहीं सकता, वो गुनाह नहीं है। लेकिन एक कश्मीर में एक ऐसी बीज डाल दिया गया कि हिंदू होना गुनाह है।
और उससे लड़ते लड़ते जो भी फिगर है, चाहे वो 4 लाख है, चाहे 5 लाख है, लाखों में ना फंसिए आप, लेकिन सारे के सारे हिंदू आज वहां है ही नहीं। उनका जो संघर्ष है ये उसकी जीत है। उन्होंने कभी अपने बच्चों को ना तो पत्थर उठाने दिए, ना बदला लेना दिया। आपको यकीन नहीं आएगा साठे साहब, हम जब रिसर्च कर 4 साल का इसमें रिसर्च, हम जब रिसर्च कर रहे थे, मैंने कहा कहीं ठीक है इन लोगों ने बदला लिख के दिए, बंदूक नहीं उठाई, लाठी नहीं उठाई, पत्थर नहीं फेंका, पर कहीं पे कुछ हेट स्पीच तो होगी। फिर ट्विटर में इधर उधर, कहीं लिटरेचर में, ऐसे में हेट स्पीच मतलब जिसने आपको जुल्म किया, जिसने आपको मारा है, सताया, उसको लेके आप खूब गाली गलौज लिखे। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, कहीं हेट स्पीच तक नहीं है। तो उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ सरस्वती की उपासना में लगाया, पढ़ाया, और उसका कारण आज ये है कि जितने कश्मीरी बच्चे हैं ये दुनिया में हर जगह, कहीं पॉलिसी मेकिंग में हैं, कहीं वो एडवोकेट्स हैं, अटॉर्नीज हैं, कहीं पे नासा में हैं, कहीं इंडिया में तो डिफेंस में इतने सारे रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो सारी दुनिया में आज ज्ञान और एक ह्यूमैनिटी का प्रकाश फैला रहे हैं, और जिनने जुल्म किया उनके बच्चे गरीबी में पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये उन सब माँ बाप जिनका त्याग और तपस्या, जिनका संघर्ष से उनके बच्चों को ये सफलता मिली, उनके बच्चे मतलब हमारे बच्चों को ये सफलता मिली, मतलब भारत को ये सफलता मिली, ये सरस्वती की उपासना की जो सफलता है ये उसकी सफलता है। आज जैसे एक जमीन रेगिस्तान की बंजर हो जाती है, कोई उसमें पानी ही नहीं पड़े अगर, तो वो और क्रैक्स आते जाते हैं, ऐसे ही हमारे जो मूल हमारी कॉन्शियसनेस है उसके साथ हो गया। हम लोगों को हमेशा बांटने की कोशिश, तुम ये हो, तुम वो हो। पूरे भारत में ऐसा विश्वास हो गया था कश्मीर कोई अलग जगह है। आम भारत में लोग ये पूछने लगे थे कि जम्मू में बर्फ गिरती है तो क्या होता है? जम्मू में बर्फ नहीं गिरती, पर जम्मू कश्मीर आमतौर पे, मैं तो महाराष्ट्र में हमेशा, मुझसे बहुत लोग पूछते थे, अच्छा वहाँ शूटिंग कर रहे थे, जम्मू में बर्फ थी कि नहीं थी? वैष्णो देवी लोगों को लगता है बर्फ गिरती होगी। हमने कश्मीर को सिर्फ नक्शे में ही नहीं, अपने दिमाग से भी टेढ़ा मेढ़ा बना के हमें प्रेजेंट कर दिया गया। जो बच्चा स्कूल कॉलेज जा रहा था उसको पता ही नहीं इसका सत्य क्या है। आज इस फिल्म के जरिए सबको ये पता चल गया कि बिना कश्मीर के भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। ये उस बात की सफलता है। आज भारत का जो जितना ज्ञान है, जो नॉलेज है, हमारी जो मूल वैल्यूज हैं, वो मूलतः आप देखिए कश्मीर से ही वो ज्ञान की गंगा बहती है, और इसीलिए कश्मीर को सेंटर ऑफ नॉलेज बोला गया हमेशा। और ये भारतीयों ने नहीं, विश्व में चाइनीज लोगों ने लिखा है, उनने भी नॉलेज सेंटर बोला है। रोमन एम्पायर ने भी इसको नॉलेज सेंटर बोला था। ईरान इराक में तो ये फेमस ही था कि वो नॉलेज सेंटर है। और ग्रीक लोगों ने भी बोला। सारा विश्व मानता था कि कश्मीर जो है वो भारत का एक नॉलेज सेंटर है, क्योंकि जितने ज्ञानी लोग हैं वहाँ जाके वहाँ पे अध्ययन करते थे, तपस्या करते थे, इसलिए शंकराचार्य भी तपस्या करते थे। ये शिव और सरस्वती की ज़मीन है। तो जो लोग कहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है, तो आप अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, आपके घर पे कोई कब्जा करके बैठ गया हो, तो सबसे पहला सवाल कोर्ट यही पूछेगा ना, भाई ओरिजिनल टाइटल किसका है? बात तो वहां से शुरू होगी। हमको उलझा दिया गया था कि 1947 में क्या हुआ था। 1947 एक सिविलाइजेशनल नेशन जो है उसका तो एक बहुत छोटा सा एक साल है। भारत का निर्माण 1947 को नहीं हुआ। तो ये तो कोई भी एक 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये शिव और सरस्वती की ज़मीन है, या अभिनव गुप्ता की ज़मीन है, जहाँ उपनिषद लिखे गए वहाँ की ज़मीन है, जहाँ पतंजलि ने योग सूत्र लिखे वहाँ की ज़मीन है, ये तो नाट्यशास्त्र जहाँ भरत मुनि ने लिखा उसकी ज़मीन है, जहाँ पंचतंत्र लिखे गए उसकी ज़मीन है। तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस फिल्म को देखने के बाद जो भी देखता है उसको कोई यह बहका नहीं सकता उस युवा को कि इसका ओरिजिनल टाइटल किसका है। ये उस हर युवा की जीत है, ये उसकी सक्सेस है, ये हम सबकी सक्सेस है। इसलिए सक्सेस को बांट के एक आदमी पे केंद्रित कर देना, ये बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स के साथ तो जायज़ है, मेरे साथ कृपया ये अन्याय ना करें।
तो हम गए उनके पास, इतना मतलब इतना स्वागत हमारा किया उन्होंने। कश्मीरी पंडितों में एक हाँ, हॉस्पिटैलिटी के लिए तो वो जाने जाते हैं, और उनका एक कुछ ऐसा खास रिचुअल है कि जब टेबल पे वो खाना रखते हैं तो उसमें कुछ 7 या 9 रंग वो टेबल पे दिखने चाहिए, ऐसा कुछ एक कस्टम है। तो सारी डिशेस उनकी जो भी हैं वो दम आलू से लेके और राजमा और यखनी से लेके सब कुछ था वहाँ पे, और हमें नाम बता रहे थे कि ये है। बड़े प्यार से हमें खाना खिलाया उन्होंने, खूब गप्पे हुई, सब हुआ। फिर हमने कहा चलिए इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। तो मैंने कहा मुझे पता है आपके पिताजी की हत्या हुई थी, तो हम लोग बचपन से शुरू करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा बचपन हमारा। हमारे जो नेबर्स थे बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। शिवरात्रि पे वो हमारे यहाँ आते थे, हम ईद पे उनके यहाँ जाते थे, वो सब हुआ। और फिर मैंने कहा वो इंसिडेंट बताइए मुझे अभी। और वो इंसिडेंट बिल्कुल मतलब एक्सप्रेशन नहीं थे उनके चेहरे पे जब वो बात करने लगी उसके बारे में। और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पहले तो गोली मार दी थी, और जब वो मर गए तो उनके शरीर के 50 टुकड़े किए गए और एक बोरी में भर के झेलम में फेंक दिया। और 2-3 दिन बाद जब वो बोरी ऊपर आई तो उसमें शायद उनका कोई आई कार्ड था या कुछ था, उसका एक कुछ कोना मिल गया, इसलिए पता चला कि हाँ ये इनके शरीर के हिस्से हैं। अब आप सोचिए कि जिनके साथ हमने कुछ देर पहले खाना खाया हो, जिनके परिवार के साथ हम लोग मिले हैं, चाय पी रहे हैं, डेजर्ट्स खा रहे हैं, मिठाई खाई उनके साथ, और उनके जीवन में इतनी पीड़ा होगी ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ऐसे एक के बाद एक, मतलब आपके कल्पना के बाहर है कि हत्या तो मतलब बहुत ही मामूली शब्द लगता है उसके सामने। अगर मैं कुछ और थोड़ा सा बताऊं, अगर किसी को तकलीफ ना हो यहाँ पे, तो एक इंटरव्यू में एक महिला ने हमसे कहा कि उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया था पूरा, और सीधा पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गई। जब पोस्टमार्टम किया उनका और बॉडी वापस मिली तो जगह जगह गोलियों के निशान थे, और पोस्टमार्टम करने के बाद वो सिलाई भी ढंग से हुई नहीं थी, तो सब अंदर के ऑर्गन्स दिख रहे थे उनके। और वो इतनी रो रही थी जब वो ये बता रही थी, और मुझसे कहने लगी कि अपने पिता को कभी किसी भी लड़की ने अपने पिता को कभी निर्वस्त्र नहीं देखा होगा। मुझे देखना पड़ा क्योंकि मुझे उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें नहलाना था, और तब ये मैंने सब देखा। तो ये ऐसे रोज 3-4 अलग अलग जगह से ऐसी दर्दनाक पीड़ादायी चीज़ें हम लोग सुन रहे थे कि ये जब किस्सा मैंने सुना तो मैं, विवेक कैमरे के पीछे थे, वो महिला बैठी थी, उनके पीछे एक कैमरा था जो मेरे ऊपर था, विवेक उसके पीछे बैठे हुए थे। तो मैं ऐसा इशारा करने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतनी घुटन मुझे महसूस होने लगी। और मैंने कहा रहने तो मुझसे नहीं हो रहा इंटरव्यू, और मैं उठ गई ऑलमोस्ट, और फिर एकदम से बैठ गई मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सुन के सहन नहीं कर पा रही हूँ। ये महिला उसमें 30 सालों से यही जख्म अपने दिल में लेके वो जी रही है, और सिर्फ जी नहीं है वो, इसका क्लोजर भी नहीं मिला है, क्योंकि किसी को सज़ा नहीं हुई है। उनके पिता के साथ जिन्होंने ये किया है कोई भी गया नहीं है जेल, FIR नहीं है, कुछ नहीं है। और आज 32 साल हो गए इस बात को। ये सारे जख्म लेके जब वो बैठे हैं इतने दिनों से, और किसी ने सुना तक नहीं उनको। और हम लोग भारत की इतनी महानता की बात करते हैं, हम विश्वगुरु अपने आप को कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या किया है हमने अपने ही देश में। 1940 और 45 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो 1942 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने CIA को ये काम दिया कि आप किस तरह से हॉलीवुड को एक सॉफ्ट पावर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए। और वो जो लड़ाई जीती गई थी वो सिर्फ ऐसे ही नहीं जीती गई थी बंदूकों और तोपों से, उसमें ये सॉफ्ट पावर ने काफ़ी काम किया। सॉफ्ट पावर ने क्या किया, उसने हिटलर को एक्सपोज किया, नाजी को एक्सपोज किया,
दर्दनाक कहानियां बाहर लाया। और आज भी आप देखिए, कहीं आप यहाँ से छोटा दूर आसनसोल चले जाइए या आप रतलाम चले जाइए, कहीं भी चले जाएं छोटे गांव में, ताइवान चले जाइए, युगांडा, बच्चा जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, उससे पूछिए वर्ल्ड में सबसे अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी है बेटा, तो बोलेगा अमेरिका। बोलिए दुनिया में नंबर 1 कंट्री कौन सी है, बोलेगा अमेरिका। उसको स्कूल में तो नहीं पढ़ाई गई ये बात, लेकिन उसने हॉलीवुड की मूवी देख देख के सीखा है। हम कौन सी सबसे अच्छी सभ्यता है दुनिया में, हमारे बच्चों को नहीं पता। सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन कौन सा है, आप में भी बहुत, आपके भी बच्चे होंगे शायद, उनको भी ये बात ना पता हो, आपको लड़ना पड़ता होगा उनसे। हमने अपनी ग्रेटनेस की कहानी दुनिया में नहीं फैलाई एज अ सॉफ्ट पावर, हमने अपनी कमजोरी की कहानी दुनिया भर में फैलाई। कास्ट सिस्टम के कितने नुकसान हैं हम ये बताते रहे, पर कास्ट सिस्टम के फायदे भी कितने हमने कभी नहीं बताए। हमने कभी एक परिपक्व आर्गुमेंट दुनिया के सामने नहीं लाया। कश्मीर पे इसके पहले 8-10 फिल्में बन चुकी हैं, और बहुत बड़ी बड़ी, मतलब जिनमें आमिर खान, मणिरत्नम साहब, यश चोपड़ा प्रोडक्शंस, विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस, बड़े बड़े एक्टरों ने जिनमें काम किया है, ऋतिक रोशन। पर आप रोजा देखिए, बहुत बहुत इज्जत करता हूं मणिरत्नम साहब की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म है, पर चाहे रोजा देखिए, फिजा देखिए, फना देखिए, मिशन कश्मीर देखिए, हैदर देखिए, ये सारी की सारी फिल्मों में क्या चीज कॉमन है, 2 चीजें कॉमन है। ये सारी की सारी 1990 के ही पीरियड में सेट है, सारी फिल्में, कोई 1980 की नहीं है, कोई 90 के दशक, मतलब जो टेररिज्म का जो दशक था 85 से 95 मान लीजिए आप, वो 10 साल के दशक में सारी सेट है। हैदर भी उसी पीरियड में सेट है। ये सारी फिल्में टेररिज्म को जस्टिफाई करती है। क्यों, टेररिस्ट कैसे बन गया बेचारा, उसमें कुछ जुल्म हुए, वो टेररिस्ट बन गया। दलितों पे भी तो जुल्म होते हैं, वो तो टेररिस्ट नहीं बनते। औरतों पे भी जुल्म होते हैं, वो टेररिस्ट नहीं बनते। जुल्म से आदमी टेररिस्ट नहीं बनता, आदमी टेररिस्ट ब्रेन वॉशिंग से बनता है। तो ये सब, और दूसरा, यहां इसमें कहीं भी हिंदू जेनोसाइड का जिक्र नहीं है। दूसरा, इन फिल्मों ने जो सबसे बड़ा एक पाप किया, आप कल्पना नहीं करेंगे, मार्तन टेम्पल पूरे विश्व में अपने आर्किटेक्चर के लिए, आप चलिए धर्म नहीं मानते, आप उसके साथ देवी देवता नहीं जोड़ना, छोड़ दीजिए, आर्किटेक्चर तो मानते हैं। भारत की महान आर्किटेक्चर का प्रतीक था मार्तन टेम्पल, पूरे विश्व में लिखा गया उसके बारे में। उसको ध्वस्त तो कर दिया था, पर तब भी ध्वस्त होने के बाद भी उसको मार्तन टेम्पल तो सब बोलते थे, कश्मीर के लोग भी वही बोलते थे। लेकिन फिर हैदर की शूटिंग हुई वहां पे, और मैंने अभी जब शूटिंग कर रहे थे अपने लड़कों से, मैंने बोला कि मैं मार्तन टेम्पल में शूट करना चाहता हूँ, उसकी परमिशन चाहिए। तो कह रहे सर ये कहाँ है, तो मैंने उसको नक्शा भेजा, ये जो गूगल मैप भेजा मैंने, कहता अरे वो शैतान की गुफा। उस फिल्म के कारण मार्तन टेम्पल का नाम आज कश्मीर में बदल गया है, उसको शैतान की गुफा के नाम से जाना जाता है, उसे मार्तन टेम्पल के नाम से नहीं जाना। ये प्रॉब्लम हुआ। तब मैं हम पहले भी जब जा रहे थे, हम प्रधानमंत्री जी से मिले, और मैंने उनसे ही बोला मैं इस फिल्म को एज अ सॉफ्ट पावर यूज करना चाहता हूँ। जिस तरह से योगा और आयुर्वेदा आपने फैलाया है, इस फिल्म से मैं पूरे विश्व में लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर की धरोहर क्या है। So first of all, hi to you and thank you so much for making such a beautiful film. मैंने कल ही अपनी फैमिली के साथ में ये पूरी फिल्म देखी, एंड मेरी मॉम और मेरी दादी वर लेजिट 2 मिनट शांत थे आफ्टर द फिल्म एंडिंग सीन। बट सर, ऐसे हम एज एन जर्नलिस्ट, माय नेम इज शिवम शर्मा, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब हम चैनल पर ये वीडियोस पोस्ट करते हैं, पब्लिक रिव्यूज, बहुत लोगों को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई है, एंड टेक्निकली लाइक एनी अदर फिल्म, कुछ लोगों को फिल्म पसंद नहीं आती है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं, एंड ओनली इफ यू वांट टू आंसर सर, नॉट अ कंट्रोवर्सी, हम देख रहे हैं कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपने चैनल पे कि जो लोगों को फिल्म पसंद नहीं आती है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि यार ये देशद्रोही है, या फिर इसको बाहर निकाल दो। आई थिंक इसका एंगल हेटेड वाला बन रहा है, बट आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू कि क्या ये सही है, ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, क्या ये फिल्म ये मैसेज करवाना चाहती है? एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम, टू यू एज वेल फॉर बीइंग सच अ अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मैं आपको सलाह दूंगा, आप इन सब बातों में ना फंसें, बहुत बड़ा काम हो रहा है। जी सर, बहुत बड़ा काम हो रहा है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कितना बड़ा काम हो रहा है।
ये फिल्म हमारे भूत की नहीं है, ये पास्ट की फिल्म। बिल्कुल गलती मत करना कि ये पास्ट की फिल्म है। ये फिल्म अगर पास्ट की होती मैं बनाता ही नहीं। मुझे हिस्टोरिकल फिल्में बनाने का कोई शौक नहीं है। ये हमारे फ्यूचर की और तुम्हारे फ्यूचर की फिल्म है। ये तुमको उलझाएंगे इस तरह की बातें करके। 120 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। 120 करोड़ लोगों को पिछले 70 साल से इन लोगों ने इतनी पीड़ा और इतनी ग्लानि दी है, आत्मग्लानि, कि भारत का जो भी आदमी अंग्रेजी नहीं बोलता है या कॉलोनियल नहीं था, उसको लगता था जैसे मैं कमजोर हूं, मुझ में कोई कमी है। तुम तो बड़े आज खुश अच्छे माहौल में पैदा हुए। मैं जो हमारी तो आधी जिंदगी अंग्रेजी से ही लड़ाई लड़ते लड़ते निकल गई। तो बिल्कुल इसमें नहीं फंसना। नए भारत के नए स्वावलंबी व्यक्ति बनो। कोई ऐसा बोल रहा है और 70 साल से तुमने हमें गालियां दी हैं, थोड़ी तुम भी खा लो। तो अभी जस्ट ये सेशन ख़त्म हुआ। सेशन ख़त्म होते ही पूरी मीडिया जैसे टूट पड़ी हो। बाकायदा उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, नहीं तो सब लोग अपने अपने सवाल लेके उनके ऊपर टूट पड़ रहे हैं। मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं उनकी स्पीच से ही। यार काश दर्शन भी अगर आए होते ना तो और मज़ा आता है। देखो कपिल शर्मा के बारे में पूछ रहे हैं। वेरी बैड। नहीं इसने कुछ निकाला। सर विवेक सर कुछ आप कहना चाहेंगे? विवेक सर दबाओ तो बटन। विवेक सर